गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट यानी विषय परिचय, इसके बारे में बताया था। ठीक है, आज से हम लोग अकाउंट पार्ट 1 स्टैंडर्ड 12th अकाउंट पार्ट 1 में पाठ 3 ख्याति का मूल्यांकन ये पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी मैं इसके मार्क्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम का पेपर का जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार से होगा उसके अकॉर्डिंग में बाद में आपको सभी पाठों के पेपर फॉर्मेट के हिसाब से उसका क्या भारांक है, उसमें कितने मार्क्स का सवाल बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे, वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि पेपर फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है, कुछ सिलेबस अगर शायद कट हो या ना हो तो उसके अनुसार जो भी डिसीजन आएगा मैं आपको बाद में इस पाठ का भारांक बताऊंगा। अभी हम पूरे पाठ को बारी बारी से धीरे धीरे अलग अलग वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पाठ का नाम है ख्याति का मूल्यांकन। दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इंग्लिश में ख्याति को कहा जाता है गुडविल और गुजराती में ख्याति को कहते हैं पाघड़ी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ख्याति को गुडविल और गुजराती में कहते हैं पाघड़ी। इंग्लिश भी जानना जरूरी है और अगर आप प्रैक्टिस बुक, गुजराती असाइनमेंट वगैरह का उपयोग करोगे तो आपको थोड़ा बहुत गुजराती जानना भी जरूरी है। ठीक है, तो गुजराती में ख्याति को क्या कहेंगे? पाघड़ी, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? गुडविल। सबसे पहले इस पाठ को सीखने से पहले ये ख्याति क्या है, इसके प्रस्तावना के बारे में जानते हैं। तो सामान्य भाषा में कहे, एकदम आसान भाषा में कहे तो ख्याति यह एक अदृश्य संपत्ति है। ख्याति क्या है? एक अदृश्य संपत्ति है। संपत्ति दृश्य और अदृश्य के बारे में आपने 11वीं में पढ़ा था कि जो हमें दिखाई देता है वो दृश्य संपत्ति, जैसे कि जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, मोटरकार, वाहन, ये सब दृश्य संपत्ति है। और अदृश्य संपत्ति जो हमें दिखाई नहीं देता, जैसे ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइजी, ये सब अदृश्य संपत्ति है जो हमें दिखाई नहीं देता। अब मन में प्रश्न ये उठता है कि ख्याति अदृश्य संपत्ति है, दिखाई नहीं देता है, तो उसकी क्या वैल्यू होती होगी? दोस्तों, ख्याति अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो एक ब्रांड वैल्यू है। ब्रांड, जो भी कंपनी जिन चीज़ वस्तुओं का उत्पादन करती है उस कंपनी का जो नाम है, उस कंपनी की जो ब्रांड है वही है ख्याति। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? तो उसी नाम की वजह से वो जो कंपनी है बाकी कंपनियों की अपेक्षा अपने कंपनी का जो प्राइस है वो बाकी कंपनियों की जो वस्तु है उससे ज़्यादा रख पाती है, और वही उसके गुडविल का उसको प्रॉफिट है। उसके गुडविल से उसे जो प्रॉफिट है वो वही है कि वो अपने नाम की वजह से अपने वस्तुओं की, अपने चीज़ वस्तुओं की कीमत दूसरे कंपनी के चीज़ वस्तुओं से ज़्यादा रख पाती है। उसका एक मैं सामान्य उदाहरण अगर आपको दूँ दोस्तों, तो जैसे आप कभी किराने की दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं कॉलगेट देना भैया, कॉलगेट देना भैया, पेप्सोडेंट देना, ऐसा बोलते हैं। जबकि रियल में आप क्या लेने गए होते हैं? टूथपेस्ट लेने गए होते हैं। क्या लेने गए होते हैं? टूथपेस्ट। लेकिन आज तक आपने कभी जाकर दुकान पर कहा किराने के दुकान पे, भैया भैया टूथपेस्ट दिखाओ? जैसे हम कपड़े की दुकान में बोलते हैं ना, शर्ट दिखाओ, कॉटन में दिखाओ, मतलब अलग अलग, हाफ टी शर्ट दिखाओ, हाफ शर्ट दिखाओ, फुल शर्ट, ऐसे अलग अलग डिमांड करते हैं। तो हम भी किराने की दुकान पे कॉलगेट, पेप्सोडेंट लेने नहीं गए थे, हम क्या लेने गए थे? टूथपेस्ट। लेकिन हम उसे डायरेक्ट क्या बोलते हैं? कॉलगेट देना, पेप्सोडेंट देना। कभी ऐसा नहीं कहते कि भैया भैया टूथपेस्ट दिखाओ, हाँ ये लाल वाला अच्छा ये दे दो, ये ग्रीन वाला अच्छा ये दे दो, ये वाइट वाला अच्छा ये दे दो, ऐसा कभी नहीं कहते। हम उससे डायरेक्ट कॉलगेट, पेप्सोडेंट, ऐसे ऐसे ब्रांड का नाम लेकर उससे मांगते हैं। क्यों? क्योंकि टीवी में ऐड देख देख कर हमारे माइंड में फिट हो चुका है कि डॉक्टर का डॉक्टर का सुझाव नंबर 1 ब्रांड यानी कॉलगेट, माँ माने पेप्सोडेंट का धूला। तो इन सब वजह से हमारे माइंड में फिट हो गया है कि कॉलगेट और पेप्सोडेंट बहुत ही बेस्ट है। पार्ले जी, दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट पार्ले जी, उसमें पार्ले ये प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट बनाता है, अलग अलग। मैं किसी भी कंपनी की यहाँ पे बड़ाई या बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब मैं उनका प्रॉफिट के बारे में बता रहा हूँ कि उनके नाम होने की वजह से, उनकी डिमांड होने की वजह से उनकी कीमत क्या होती है? ज़्यादा होती है। दूसरे जो टूथपेस्ट है, बहुत सारे टूथपेस्ट है, हमें लगता है कि कॉलगेट, पेप्सोडेंट है, अगर मैं नाम लेने लग जाऊँ तो यहाँ पे लगभग 5 मिनट मुझे नाम लेने में लगेंगे, इतने सारे टूथपेस्ट की सूची है। लेकिन उन सब में इनका प्राइस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एक ब्रांड बन चुके हैं, उन सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट इनका आता है, जिसकी वजह से इनकी कीमत क्या होती है? ज़्यादा होती है। और यही क्या कहलाता है? गुडविल कहलाता है। अलग अलग 4 व्हीलर है, कार में अलग अलग कार है, उसमें BMW, ऑडी, मर्सिडीज़। दोस्तों, क्या ये सब कार हवा में थोड़ी उड़ती है? ये भी ज़मीन पे ही चलती है।
उल्टे इनका एवरेज बाकी के सामान्य कार के एवरेज से कम होता है। यानी 1 लीटर पेट्रोल में अगर वो 16-17 किलोमीटर जाएंगे तो ये 4-5 किलोमीटर ही जाएंगे, फिर भी इसकी कीमत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि स्टेटस, हम समझते हैं कि भाई किसी के पास BMW कार है या मर्सिडीज है या ऑडी है तो डेफिनेटली उसके पास एक बंगला भी होगा। आईफोन के कितने सारे 1-2 फीचर्स ऐसे हैं जो दूसरे सामान्य फ़ोन में है और आईफोन में नहीं भी है, लेकिन वो लोगों का एक स्टेटस है जिसकी वजह से उसकी कीमत क्या है? ज़्यादा है। तो ये जो नाम है, ये जो ब्रांड वैल्यू है, यही एक तरह से क्या है? ख्याति है। और इससे पीढ़ी को या कंपनी को परोक्ष रूप से फायदा होता है। इस नाम की वजह से ही वो अपने चीज़ वस्तु, अपने प्रोडक्ट की कीमत बाकी दूसरे कंपनी के चीज़ वस्तु और प्रोडक्ट से क्या कर सकती है? वो ज़्यादा रख सकती है। चलिए, ये तो खैर प्रस्तावना हो गया, मैंने आपको नॉर्मली समझाया। अब बुक की भाषा में हम ख्याति के परिभाषा को, ख्याति के अर्थ को हम समझते हैं। तो बुक में क्या बताया गया है? तो ख्याति का अर्थ, ख्याति यह पीढ़ी की प्रतिष्ठा मूल्य दर्शाने वाली, ख्याति या पीढ़ी की प्रतिष्ठा मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति है। 2 ही वर्ड है दोस्तों, सिर्फ 2 वर्ड। अभी आप चाहेंगे तो अभी का भी याद कर सकते हैं और आपको यही व्याख्या लिखनी है कंपलसरी। 1 नंबर का सवाल होगा तो कंपलसरी यही सेम टू सेम व्याख्या लिखना है। अगर आप इधर उधर करेंगे, अपने मन से लिखेंगे तो वो गलत होगा। तो ख्याति यह पीढ़ी की प्रतिष्ठा मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति। 2 वर्ड है, प्रतिष्ठा मूल्य और कैसी संपत्ति? अदृश्य संपत्ति। प्रतिष्ठा मतलब इज्जत। ख्याति क्या करती है? पीढ़ी की प्रतिष्ठा को दर्शाती हुई कैसी संपत्ति है? तो अदृश्य संपत्ति है। तो याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। ख्याति या पीढ़ी की प्रतिष्ठा मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति है जो पीढ़ी के लाभ कमाने की क्षमता पर आधार रखती है। ये अलग से लाइन है, ये लिखना परिभाषा में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं ख्याति का आधार किस पर है? तो जो पीढ़ी लाभ कमाती है उस पर ही ख्याति का आधार है। जिस पीढ़ी को या कंपनी को लाभ होता है उस पीढ़ी या कंपनी की ही ख्याति होगी, जिसको लाभ नहीं होता उसकी ख्याति अस्तित्व में नहीं आती। तो ख्याति का आधार पीढ़ी के लाभ कमाने की क्षमता पर है। तो ये अलग से लाइन मैंने लिख दिया है, बाकी अर्थ एक ही लाइन का है कि ख्याति या पीढ़ी की प्रतिष्ठा मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति। और एक लाइन अलग से क्या बताया मैंने आपको कि जो पीढ़ी के लाभ कमाने की क्षमता पर आधार रखती है। ये लाइन अर्थ में लिखना जरूरी नहीं, लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लिखना कोई कंपलसरी नहीं। अब अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक थियरी के लिए, ख्याति के मूल्यांकन को असर करने वाले तत्व। ख्याति के मूल्यांकन को असर करने वाले तत्व, यानी ऐसे कौन कौन से परिबल है, ऐसे कौन कौन से तत्व है जिसकी वजह से पीढ़ी की ख्याति बढ़ती या घटती। असर यानी इफेक्ट, और असर का मतलब क्या होगा? या तो उस वजह से ख्याति बढ़े या घटे। तो उसके अलग अलग 6 मुद्दे बताए गए हैं। इन 6 मुद्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं और मेरी कोशिश होगी कि आपको अभी का भी याद भी हो जाए। तो सबसे पहला मुद्दा है धंधा का स्वरूप, टाइप्स ऑफ बिजनेस। धंधा का स्वरूप, मुख्य रूप से धंधा के 2 स्वरूप है, एक अधिक जोखिम वाला धंधा और दूसरा है दोस्तों कम जोखिम वाला धंधा। पहला क्या है? अधिक जोखिम वाला धंधा और दूसरा क्या है? कम जोखिम वाला धंधा। बिना जोखिम का, जोखिम का मतलब इंग्लिश में कहते हैं रिस्क, आप वो जानते होंगे, रिस्क। बिना जोखिम का कोई धंधा नहीं होता। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है वर्ल्ड में जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्क ना हो। हाँ, ऐसा है कि किसी में बहुत ज़्यादा रिस्क है तो किसी में बहुत ही कम, ना के बराबर रिस्क है, लेकिन रिस्क तो सब में है। ठीक है, रिस्क सब में है, सब में आपको जोखिम तो है ही, लेकिन कहीं प्रमाण ज़्यादा तो कहीं प्रमाण कम। तो धंधा का स्वरूप का ख्याति के मूल्यांकन के साथ क्या असर है, क्या संबंध है? तो धंधा के 2 स्वरूप होते हैं, अधिक जोखिम वाले और कम जोखिम वाले, जिसका पीढ़ी के ख्याति के साथ व्यस्त संबंध है। कैसा संबंध है? व्यस्त। व्यस्त मतलब उल्टा। इतने ही वर्ड को आपको ऐसे ही नोट कर लेना है और ऐसे ही नोट करेंगे, बाद में आप एग्जाम में उसे अच्छी तरह से बनाकर लिख सकते हैं। तो किस तरह से बना के लिख सकते हैं? तो धंधा का स्वरूप, धंधा के मुख्य 2 स्वरूप है, अधिक जोखिम वाला धंधा और कम जोखिम वाला धंधा, जिसका ख्याति के साथ व्यस्त संबंध है। अर्थात जिस धंधे में जोखिम ज़्यादा होगा, रिस्क ज़्यादा होगा, उसकी ख्याति क्या होगी? कम होगी। रिस्क ज़्यादा तो ख्याति कम, व्यस्त का मतलब उल्टा। और जिस धंधे में जोखिम कम होगा उसकी ख्याति क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरेंगे। रिस्क ज़्यादा है तो लाभ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट करने से या लोग खरीदने से उसे डरेंगे। जैसे शेयर मार्केट में शेयर खरीद बिक्री से हमें फ़ायदा भी बहुत हो सकता है, लेकिन अगर हमने सूझबूझ नहीं दिखाई तो एकाएक हमें नुकसान भी बहुत हो सकता है। तो लोगों के पास पैसे होने के बावजूद भी लोग उसे बैंक में रखना पसंद करते हैं, सेविंग अकाउंट में रखना पसंद करते हैं, लेकिन जल्दी इन्वेस्टमेंट करते नहीं। ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता, करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं।
तो धंधे के दो स्वरूप होते हैं, एक अधिक जोखिम वाला और एक कम जोखिम वाला, जिसका पेढ़ी के ख्याति के साथ कैसा संबंध है, व्यस्त संबंध। जिस धंधे में जोखिम अधिक उसकी ख्याति क्या है, कम, और जिसमें जोखिम कम तो उसकी ख्याति अधिक। ठीक है। दूसरा है धंधे का स्थान। धंधे का स्थान ये धंधे के लिए कैसा होना चाहिए, अनुकूल। धंधे का स्थान ये धंधे के लिए कैसा होना चाहिए, अनुकूल, यानी योग्य होना चाहिए। अब इस योग्य का मतलब क्या हुआ, यानी हम जो धंधा कर रहे हैं, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, उसका जो स्थान है वो मौके की जगह होनी चाहिए। जैसे एक ही अपार्टमेंट में या एक ही बिजनेस मॉल में या शॉपिंग सेंटर में ऐसे बहुत सारे दुकान हैं, तो उसमें अगर हमारा कॉर्नर का दुकान होगा जो बाहर रोड से भी दिखाई देता है, तो डेफिनेटली बाकी दुकानों से हमारे दुकान की जो ख्याति है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि लोगों का ध्यान हमारी दुकान की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा। दूसरे और भी उदाहरण कि हम जो धंधा करने जा रहे हैं वो उसका जो स्थान का चयन है वो योग्य रूप से, अनुकूल रूप से होना चाहिए। जैसे कि एक मेडिकल स्टोर कहाँ होना चाहिए, तो एक हॉस्पिटल या एटलीस्ट क्लिनिक के बाजू में होना चाहिए। और आप नोटिस करिए तो आपको जहाँ भी मेडिकल स्टोर वहीं दिखाई देगा जहाँ पे एक क्लिनिक हो। क्लिनिक या हॉस्पिटल के बाजू में मेडिकल स्टोर आपको जरूर देखने को मिलेगा और वहीं पे होता है। एक स्टेशनरी स्टोर कहाँ होगा तो बेहतर रहेगा ज़्यादा, ऐसे हो तो कहीं भी सकता है, लेकिन कहाँ रहेगा तो बेहतर होगा, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लास, कोचिंग क्लास, उनके आजू बाजू अगर स्टेशनरी स्टोर होगा या नाश्ते का दुकान होगा तो उनका अच्छा चलेगा। तो आप ही देख लीजिए, तरह तरह के एग्जाम्पल आप अपने स्कूल के आजू बाजू में देखिए, आपको हर स्कूल के आसपास में 2-3 स्टेशनरी स्टोर मिलेंगे ही, और 2-3 होने के बावजूद भी वहाँ पे ग्राहक आते ही है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्कूल है, कॉलेज है, ट्यूशन क्लास है, तो उसके आजू बाजू क्या होना चाहिए, स्टेशनरी स्टोर होना चाहिए। बराबर। शॉपिंग मॉल कहाँ होना चाहिए, तो जहाँ पे एक पॉश विस्तार है वहाँ पे शॉपिंग मॉल होना चाहिए, जहाँ थोड़ा मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं वहाँ पे सुपर मार्केट होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर आप चयन करेंगे तो ही आपके धंधे की ख्याति क्या होगी, बढ़ेगी। तो धंधे का स्थान कैसा होना चाहिए, धंधे के लिए अनुकूल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। उसका ख्याति के साथ कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। धंधे का स्थान जितना ज़्यादा अनुकूल होगा उसकी ख्याति उतनी अधिक होगी, और धंधे का स्थान अगर अनुकूल कम होगा या नहीं होगा तो उसकी ख्याति क्या होगी, कम होगी। यानी इसमें आप सिर्फ एक लाइन लिखना है आपको कि धंधे का स्थान धंधे के लिए कैसा होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। उसका उदाहरण आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जैसे कि एक स्टेशनरी स्टोर किसी विद्यालय, कॉलेज या कोचिंग संस्थानों के आसपास रहे तो बेहतर होगा, या कोई मेडिकल स्टोर किसी अस्पताल या दवाखाने के नज़दीक हो तो बेहतर रहेगा। ऐसा आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। उसके बाद है धंधा का वर्ष। धंधा का वर्ष का धंधा के ख्याति के साथ सीधा संबंध है। कैसा संबंध है, सीधा संबंध। आपने एक कहावत सुनाई होगा, ओल्ड इज गोल्ड। अब धंधा के वर्ष का धंधे की ख्याति के साथ सीधा संबंध का मतलब क्या हुआ कि जो धंधा जितना अधिक पुराना होगा उसकी ख्याति उतनी अधिक होगी। यानी अगर धंधा अधिक पुराना है तो उसकी ख्याति भी क्या होगी, अधिक होगी। धंधा कम पुराना है तो उसकी ख्याति भी क्या होगी, कम होगी। तो धंधा का वर्ष का धंधा के ख्याति के साथ कैसा संबंध है, सीधा संबंध। जो धंधा जितना अधिक पुराना उसकी ख्याति उतनी अधिक। ठीक है। उसके बाद है बाजार की स्थिति, यानी बाजार में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की स्थिति। तो बाजार की स्थिति का पेढ़ी के ख्याति के साथ व्यस्त संबंध है। कैसा संबंध है, व्यस्त संबंध। व्यस्त मतलब उल्टा संबंध है। जिस बाजार में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ पे जो पेढ़ी है उसकी ख्याति क्या होगी, कम होगी। और जिस पेढ़ी का बाजार में एकाधिकार है यानी उसका अकेले का ही है, उस जैसा जो बिजनेस वो कर रहा है वो बिजनेस किसी और का नहीं है वहाँ पर, तो उसकी ख्याति क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि लोगों के पास विकल्प नहीं होगा। ठीक है। तो जहाँ पे प्रतिस्पर्धा अधिक होगी तो वहाँ पे ख्याति क्या होगी, कम होगी। व्यस्त का मतलब उल्टा, प्रतिस्पर्धा अधिक तो ख्याति कम, प्रतिस्पर्धा कम या एकाधिकार होगा तो ख्याति क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद है संचालकों की कार्यक्षमता। संचालकों की कार्यक्षमता का ख्याति के साथ सीधा संबंध है। यानी जिस पीढ़ी के संचालक अधिक कार्यक्षम होंगे उस पीढ़ी की ख्याति भी क्या होगी, अधिक होगी। और जिस पीढ़ी के संचालकों की कार्यक्षमता कम होगी उस पीढ़ी की ख्याति भी कम होगी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है नोकिया मोबाइल। आप नोटिस करेंगे कि लगभग 90% घरों में, सही सुन रहे हैं आप, लगभग 90% घरों का पहला फ़ोन नोकिया का था, चाहे वो नोकिया 1100 हो, 1600 हो, 1110 हो, लेकिन लगभग मेरे अनुमान से 90% घरों में पहला फ़ोन जो था नोकिया का था। अब ऐसा नहीं है कि नोकिया एंड्रॉयड फ़ोन नहीं बनाती है, अभी भी नोकिया एंड्रॉयड फ़ोन बनाती है, लेकिन अब लगभग 10% घरों में भी नोकिया का एंड्रॉयड फ़ोन देखने को नहीं मिलता। उसका कारण क्या है कि जब बाकी कंपनियां ग्राहकों की
ज़रूरतों को, उनके परिवर्तनों को देखते हुए एंड्रॉयड वर्जन ला रही थी। और तब उन्होंने नोकिया को जब कहा तो वो अपने जावा पे ही उसने विश्वास रखा। उसने सोचा कि अगर 5-10% चले भी जाएंगे तो क्या होगा, बाकी तो हमारे ही ग्राहक रहेंगे। तो उसने तब एंड्रॉयड नहीं लाया, उसने जावा को ही कंटिन्यू रखा। तो इसके ग्राहक धीरे धीरे क्या हुए, टूटते हुए। और उसका कारण क्या था, संचालकों की कार्य क्षमता। उन्होंने ध्यान नहीं दिया ग्राहकों के ज़रूरतों को, तो इस तरह से वो धीरे धीरे बाजार के बाहर ही हो गए। तो इसलिए संचालकों की कार्य क्षमता का पीढ़ी के ख्याति के साथ सीधा संबंध है। जिस पीढ़ी के संचालक यानी डायरेक्टर्स अच्छे होंगे, मतलब अच्छे से काम करते होंगे, ध्यान रखते होंगे, अधिक कार्य क्षमता के साथ काम करते होंगे, तो उस पीढ़ी की ख्याति भी क्या होगी, अधिक होगी। और जिसके संचालकों की कार्य क्षमता कम होगी, उसकी ख्याति भी क्या होगी, कम होगी। और लास्ट में है अन्य विशिष्ट लाभ, उसका भी पीढ़ी के ख्याति के साथ सीधा संबंध है। यानी जिस पीढ़ी के पास कोई खास यंत्र, कोई टेक्निकल ज्ञान या लाइसेंस ऐसा कोई हो जो दूसरे पीढ़ियों के पास ना हो, तो उस पीढ़ी की ख्याति बाकी की जो अन्य पीढ़ी है उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि उसके पास जो चीज़ है वो दूसरे पीढ़ी के पास नहीं है। तो उन पीढ़ियों को जब उन चीज़ों की उपयोग होगा, मतलब ज़रूरी होगा, तो वो पीढ़ी किससे कॉन्टैक्ट करेंगे, जिसके पास है उससे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो उस अनुसार वो उन पीढ़ियों से भी चार्ज ले सकता है और प्लस अपना जो नीति है वो उनसे मनवाने का आग्रह कर सकता है कि भाई मैं इस बार भाव ये रखूँगा, आपको भी ये भाव रखना है। अगर वो लोग मना करेंगे तो ये लोग अपना ये जो चीज़ वस्तु इनके पास जो विशिष्ट चीज़ें हैं वो देने से मना कर सकते हैं। तो इस तरह से वो उनकी पीढ़ी की ख्याति क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी जिस पीढ़ी के कर्मचारी कुशल होंगे या कोई टेक्निकल ज्ञान उनके पास ज़्यादा होगा या लाइसेंस कोई एक्स्ट्रा होगा या कोई खास प्रकार का यंत्र है जो दूसरे पीढ़ियों के पास नहीं है या उनसे ज़्यादा है इस पीढ़ी के पास, तो जिस पीढ़ी के पास ज़्यादा है उस पीढ़ी की ख्याति क्या होगी, अधिक होगी। तो उसका भी ख्याति के साथ कैसा संबंध है, सीधा संबंध। तो ये मैंने विस्तृत चर्चा की। अब मैं शॉर्ट में चर्चा कर रहा हूँ 2 मिनट में कि आपको कैसे लिखना है पेपर में। तो प्रश्न होगा, पीढ़ी के ख्याति को असर करने वाले तत्व या प्रभावित करने वाले परिबलों को समझाइए। तो आपको लिखना है पीढ़ी को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तत्व है। हाँ, लिख ही देना है, वो आप बचपन से लिखते आ रहे हैं, निम्नलिखित तत्व है। 6 का नाम आप लिख दीजिए पहले, तो 6 लाइन ऐसे ही भर जाएगा। फिर नीचे आप लिख सकते हैं कि उपरोक्त सभी तत्वों की चर्चा निम्नानुसार है। या आप बारी बारी से नाम लिखकर भी सबके बारे में 1-1, 2-2 लाइन लिखेंगे तो भी 1 पेज आराम से हो जाएगा और 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो सबसे पहले धंधा का स्वरूप। अब मैं उतना ही बोलने जा रहा हूँ जितना आपको लिखना है। धंधा का स्वरूप, धंधा के मुख्य 2 स्वरूप होते हैं, अधिक जोखिम वाला धंधा और कम जोखिम वाला धंधा, जिसका पीढ़ी के ख्याति के साथ व्यस्त संबंध है। अर्थात जिस पीढ़ी में जोखिम अधिक होगा उसकी ख्याति कम होगी और जिस पीढ़ी के धंधे में जोखिम कम होगा उसकी ख्याति अधिक होगी। दोस्तों बोलने से ये 3 लाइन लग रहा है, लेकिन जब आप इसको लिखने जाएंगे तो 5 लाइन हो जाएगा। उसके बाद है धंधा का स्थान। धंधा का स्थान यह पीढ़ी के धंधे के लिए अनुकूल या योग्य होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक स्टेशनरी स्टोर एक विद्यालय, कॉलेज या कोचिंग संस्था के आसपास होगा तो वो बेहतर रहेगा। उसके बाद धंधा का वर्ष। धंधा का वर्ष का धंधा के ख्याति के साथ सीधा संबंध है। अर्थात जो धंधा जितना अधिक पुराना है उसकी ख्याति उतनी अधिक होगी और जो धंधा अपेक्षाकृत नया है उसकी ख्याति कम होगी। उसके बाद है संचालकों की कार्य क्षमता। संचालकों की कार्य क्षमता का पीढ़ी के ख्याति के साथ सीधा संबंध है। यानी जिस पीढ़ी के संचालक अधिक कार्यक्षम होंगे उसकी ख्याति अधिक होगी और जिस पीढ़ी के संचालक अपेक्षाकृत कम कार्यक्षम होंगे उसकी ख्याति भी कम होगी। अन्य विशिष्ट लाभ, उसका भी पीढ़ी के ख्याति के साथ सीधा संबंध है। यानी यदि किसी पीढ़ी के पास कोई टेक्निकल ज्ञान, टेक्निकल कौशल्य या कोई खास प्रकार का यंत्र या लाइसेंस हो जो दूसरे पीढ़ियों के पास न हो, तो जिस पीढ़ी के पास है उस पीढ़ी की ख्याति अपेक्षाकृत क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरह से एग्जाम में लिखेंगे तो 1 से 1.5 पेज आराम से भर जाएगा। अगला टॉपिक, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। अभी तक हम ख्याति क्या है, ख्याति को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं उसके बारे में सीख रहे थे। अब हम सीखने जा रहे हैं कि ख्याति का मूल्यांकन क्यों करना पड़ता है, इवैल्यूएशन क्यों करना पड़ता है, हमें ख्याति क्यों गिनना पड़ता है। तो उसका अलग अलग 6 कारण बताए गए हैं। इसके बारे में ज़्यादा हमें समझना नहीं है, सिर्फ इन 6 कारणों को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। इसके बारे में समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट कारण मतलब सिंगल लाइन ही दिया हुआ है। पहला, साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में अगर परिवर्तन करना हो तब पीढ़ी के ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। दूसरा, पीढ़ी में अगर नए साझेदार को प्रवेश देना हो तब ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। तीसरा, पीढ़ी में से चालू साझेदार यानी जो पहले से है वो साझेदार की अगर निवृत्ति हो जाए यानी रिटायर हो जाए
तब हमें, अब उसको रिटायर होगा तो उसके हिस्से की ख्याति तो उसको हमें देनी पड़ेगी ना। अब उसके हिस्से की ख्याति अगर हमें देना पड़ेगा तो हमें ख्याति का क्या करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा। उसी तरह से कोई साझेदार की अगर मृत्यु हो जाए तो उसके जो नॉमिनी होंगे, वारिसदार होंगे, उसे हमें ख्याति देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में भी हमें ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। मूल्यांकन करना मतलब ख्याति गिनना। साझेदारी पेढ़ी का अगर कंपनी में रूपांतर करना हो तभी भी हमें ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। और अगर साझेदारी पेढ़ी का दूसरे पेढ़ी में संयोजन करना पड़े, यानी विलय करना पड़े, दो पेढ़ियों को मिलाना है, तो उस समय भी हमें ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग 6 कारण हैं जब ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। तो अब हम सीखते हैं कि ख्याति के मूल्यांकन की पद्धतियाँ। मूल्यांकन करना तो पड़ेगा, वो हम सीख गए कि कब कब करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करेंगे, ख्याति का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। तो उसकी अलग अलग 4 पद्धति है दोस्तों। सबसे पहली पद्धति है औसत लाभ की पद्धति। पहली पद्धति क्या है, औसत लाभ की पद्धति। दूसरी पद्धति है भारित औसत लाभ की पद्धति। दूसरी कौन सी पद्धति है, भारित औसत लाभ की पद्धति। तीसरी है अधिक लाभ की पद्धति। और चौथा पद्धति है लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति। तो कितनी पद्धति है, 4। औसत लाभ की पद्धति, भारित औसत लाभ की पद्धति, लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति और अधिक लाभ की पद्धति। ठीक है, ऐसे अलग अलग 4 पद्धति है, औसत लाभ, भारित औसत लाभ, अधिक लाभ और लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको इन जो 4 पद्धति है उन पद्धतियों में से 2 पद्धति, जो पहली 2 पद्धति है औसत लाभ की पद्धति और भारित औसत लाभ की पद्धति, उसके सूत्र और उससे संबंधित स्वाध्याय के प्रश्नों को हल करवाऊंगा और उदाहरण और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्नों को आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। तो एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूँ आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमारे पाठ का नाम था पाठ 3 ख्याति का मूल्यांकन। तो हमने ख्याति के प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत नॉर्मली। उसके बाद ख्याति का अर्थ, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता और ख्याति के मूल्यांकन की अलग अलग पद्धतियाँ, इन सब के बारे में बताया है। अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में जो पहली 2 पद्धति है उनके सूत्रों को हम सीखेंगे और उससे संबंधित स्वाध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे और उदाहरण के प्रश्नों को और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्नों को मैं आपको करने के लिए होमवर्क के रूप में दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।